Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently, Honorable Supreme Court ने सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के विषय में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसमें डॉटर्स को इक्वल राइट्स दी गई हैं इन मैटर्स ऑफ सक्सेशन। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और साथ ही साथ 2005 के अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 6 कैसा था और अब ये कैसा है, इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। अब ये वीडियो एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए है और साथ ही साथ अगर आप किसी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। हमेशा की तरह पहले जानते हैं केस की कुछ डिटेल्स को। केस का नाम है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने 11 अगस्त को डिसाइड किया था। अब देखिए, सक्सेशन का केस है और सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ये रेफरेंस था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच को, इसलिए हम इस केस के फैक्ट्स पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन केस को 3 जजेस बेंच को रेफर करने की क्यों जरूरत पड़ी, इसको समझेंगे। इस केस में सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के इंटरप्रिटेशन की बात हुई है, जो कि सन 2005 में अमेंड किया गया था और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 कॉन्फ्लिक्टिंग वर्डिक्ट्स की वजह से मुद्दा उठा है और ये दोनों ही जजमेंट्स 2 जजों की डिवीजन बेंच ने दिया था। पहला केस है प्रकाश वर्सेस फूलवती 2016 का जजमेंट, जबकि दूसरा है धनम्मा वर्सेस अमर 2018 का। पहले हम देखेंगे प्रकाश वर्सेस फूलवती वाले जजमेंट को। इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि सेक्शन 6 का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई भी इवेंट जो 2005 के अमेंडमेंट से पहले हुआ हो उस पे ये अप्लाई नहीं करेगा। आगे कोर्ट ने कहा कि अमेंडेड सेक्शन 6 को पार्टनर और उसकी डॉटर दोनों पे ही अप्लाई होगा यदि दोनों पार्टी जिंदा थी ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, जो कि है 9 सितंबर 2005, क्योंकि इसी डेट को हिंदू सक्सेशन एक्ट का अमेंडमेंट इफेक्ट में लाया गया था। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको कोपार्टनर का मतलब बता देता हूँ। इसमें वो व्यक्ति आते हैं जिनको इनहेरिटेंस की वजह से किसी अनडिवाइडेड एस्टेट की या प्रॉपर्टी का शेयर मिला है। इसका मतलब कोपार्टनर के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है और कोपार्टनर शब्द हम लोग इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के विषय में ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेम व्यक्ति के पास ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है जिसको उसने सेल्फ एक्वायर किया हो अपने जीवन काल के दौरान। और हिंदू सक्सेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के केस में कोपार्टनर परिवार के बाहर के व्यक्ति को अपना सक्सेसर नहीं बना सकता। नो डाउट कि अगर लाइफ इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कि सक्सेशन के थ्रू कोपार्टनर को फुल ओनरशिप मिली है इंक्लूडिंग ट्रांसफर राइट्स, तो कोपार्टनर अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को बेच सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि अपने जीवन काल के दौरान कोई नई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति ने खरीदी है, तो उस प्रॉपर्टी के केस में वो व्यक्ति अपने परिवार से बाहर के व्यक्ति को भी अपना सक्सेसर बना सकता है। वापस से आते हैं अपने केस पे। प्रकाश वर्सेस फूलवती में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सेक्शन 6 क्लॉज 5 का एक्सप्लेनेशन है उसमें किसी भी पार्टीशन की ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि या तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और या तो कोर्ट की डिक्री के द्वारा इफेक्ट में लाया गया हो। अब ये जो पूरा प्रोविजन है ये 2005 के अमेंडमेंट में आया था और इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये एक्सप्लेनेशन अनअमेंडेड सेक्शन 6 पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब कि 2005 के अमेंडमेंट से पहले वाले एक्ट में। साथ ही साथ कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसीलिए कभी आपने अगर किसी की विल पढ़ी होगी तो उसमें अगर पर्टिकुलर पार्टीशन नहीं हुआ है तो लोग लिख देते हैं कि उनकी संपत्ति का बंटवारा विधि अनुसार होगा और इसी को हम पार्टीशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कहते हैं। अब इसके बाद धनम्मा वर्सेस अमर वाले केस में कोर्ट ने कहा कि डॉटर के पास फुल राइट्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन। अब इस केस में जो फादर थे उनकी डेथ 2001 में हो गई थी एंड ही वाज सर्वाइव्ड बाय 2 daughters, 2 sons एंड अ विडो, मतलब कि जो कोपार्टनर के फादर थे उनकी मृत्यु 2005 के अमेंडमेंट से पहले ही हो गई थी। फिर भी यहाँ पर कोर्ट ने 5 लोगों को इक्वल शेयर्स दिए, यानी कि 1/5 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी।
मतलब पिछले वाले केस में कोर्ट ने ये कहा था कि 2005 का अमेंडमेंट एक्ट तभी लागू होगा किसी सक्सेशन पे यदि डॉटर और फादर दोनों ही जिंदा हों एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दैट एक्ट, जबकि यहाँ पर फादर की डेथ पहले ही हो गई थी, लेकिन फिर भी डॉटर को इक्वल राइट्स दिए गए थे। और इसी कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट की वजह से हमारे केस को 3 जजेस बेंच को रेफर किया गया। अब हम देखते हैं सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट एज अमेंडेड इन 2005। यहाँ पर डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पार्टनरी प्रॉपर्टी की बात की गई है। डिवोल्यूशन मतलब ट्रांसफर और को पार्टनरी प्रॉपर्टी मतलब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो सेक्शन 6 है ये मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ पे अप्लाई होगा। कुछ बेसिक चीजें मिताक्षरा स्कूल के बारे में जान लीजिए। पहली बात तो ये कि मिताक्षरा एक कमेंट्री है ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति और ये भारत के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में फॉलो की जाती है इन रिलेशन टू लॉ ऑफ सक्सेशन। लेकिन भारत के कुछ जगहों पे जैसे कि बिहार, बंगाल, असम एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा मिताक्षरा लॉ नहीं फॉलो होती और इन जगहों पे दया भाग स्कूल फॉलो किया जाता है। अब इन दोनों स्कूल्स में काफी सारे डिफरेंसेस हैं जिनको हम कभी और पढ़ेंगे। अब क्लॉज 1 के हिसाब से किसी को पार्टनर के डॉटर्स की राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में दिया गया है। पहला पॉइंट है कि डॉटर की प्रॉपर्टी राइट बाय बर्थ होंगी उसी तरह से जैसे कि सन की हैं, मतलब बेटे और बेटी के अधिकार प्रॉपर्टी पे इक्वल होंगे। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ये मेरे ख्याल से फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सही नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि डॉटर को सेम राइट्स होंगी एज इफ शी वुड हैव बीन अ सन। अब ये जो फ्रेज है इफ शी हैड बीन अ सन ये कहीं ना कहीं उस मेंटालिटी को एड्रेस करता है जहां पर बेटे को बेटी से ऊपर माना जाता है। अब यहाँ पर एज के बाद से बीन तक लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा लिखा जा सकता था एज अ सन। फिर लाइबिलिटीज के विषय में बताया गया है कि सेम लाइबिलिटीज होंगी जैसे कि किसी बेटे की होती हैं। मतलब आप अगर सक्सेशन कर रहे हैं अपने परिवार की किसी प्रॉपर्टी पे तो आपको अपने परिवार की राइट्स और लाइबिलिटीज दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे ये भी क्लैरिफाई करा गया है कि जहां पर भी हिंदू मिताक्षरा कोपासर की बात की गई है उन सभी जगह पे ये मान लिया जाएगा कि इट इंक्लूड्स डॉटर। फिर आगे प्रोस्पेक्टिव रूलिंग के लिए प्रोवाइजो दिया गया है कि सबसेक्शन 1 में जितनी भी चीजें दी हुई हैं वो किसी भी डिस्पोजिशन और एलियनेशन को इनवैलिडेट नहीं करेंगी, इंक्लूडिंग पार्टीशन और टेस्टिमेंट्री डिस्पोजिशन। यहाँ पर डिस्पोजिशन का मतलब भी ट्रांसफर से है और एलियनेशन का मतलब है बेदखली। इसके अलावा टेस्टिमेंट्री डिस्पोजिशन का मतलब है ट्रांसफर बाय विल डीड, यानी कि विल को किसी को पार्टनर का टेस्टामेंट माना जाता है। कुल मिलाके सबसेक्शन 1 की जितनी भी चीजें हैं वो किसी ऐसी चीज को नहीं अफेक्ट करेंगे जो कि 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुकी हों। यानी कि 20 दिसंबर 2004 से पहले यदि कोई पार्टीशन हो गया है या फिर विल डीड एग्जीक्यूट हुई है तो उस पे सब क्लॉज 1 के प्रोविजंस नहीं लागू होंगे। इसके बाद क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि यदि कोई फीमेल हिंदू किसी प्रॉपर्टी को सक्सीड करती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 तो वो प्रॉपर्टी उसी के द्वारा हेल्ड की जाएगी और उसी को उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा, इंक्लूडिंग हर राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी बाय टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। यानी कि वो महिला अपनी खुद की विल डीड के जरिए सक्सीडेड प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। फिर आगे यदि किसी हिंदू की मृत्यु हो जाती है आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2005 और उसकी फैमिली प्रॉपर्टी मिताक्षरा लॉ से गवर्न होती है तो उस केस में प्रॉपर्टी या तो टेस्टिमेंट्री सक्सेशन के थ्रू पार्टीशन की जाएगी और या तो इंटेस्टेट सक्सेशन के माध्यम से पार्टीशन की जाएगी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पर इंटेस्टेट सक्सेशन का मतलब होता है ऐसा सक्सेशन जिसमें कि विल डीड ना हो। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के बाद प्रॉपर्टी के शेयर के अलॉटमेंट के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट ये कहा गया है कि किसी भी बेटी को उतने ही शेयर्स अलॉट किए जाएंगे जितने कि किसी बेटे को किए जाते हैं। और यदि कोई प्री डिसीज्ड सन है या फिर डॉटर है, मतलब को-पार्टनर के डेथ से पहले ही उसके किसी सन या फिर डॉटर की डेथ हो गई हो तो उस केस में उस डिसीज्ड सन या डॉटर के सर्वाइविंग चाइल्ड को उतना शेयर दिया जाएगा जितना कि प्री डिसीज्ड सन या फिर डॉटर के जिंदा रहने पे उनको मिलता। मतलब कि जहां पर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है बिफोर द डेथ ऑफ को-पार्टनर तो उनके बच्चे को उनका शेयर मिल जाएगा। अब ऊपर 2 जनरेशंस की बात की गई थी लेकिन सी क्लॉज में 3 जनरेशंस की बात की गई है। मतलब मान लीजिए एक को-पार्टनर है, उनका एक बेटा या फिर बेटी है और इस व्यक्ति का भी एक बेटा या फिर बेटी है
और इनका भी एक चाइल्ड सर्वाइविंग है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इनकी और इनकी डेथ हो जाती है, तो जो चाइल्ड है उसको उतना ही शेयर मिलेगा जितना कि इनको मिलना चाहिए था अगर ये जिंदा होते तो। अब यहाँ पर फिर से उसी चीज को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शेयर वही माना जाएगा जो शेयर उसको डेथ से पहले मिलता। और यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है वो पार्टीशन क्लेम कर सकता था या फिर नहीं। इसके बाद आगे कहा गया है कि 2005 के अमेंडमेंट के बाद से कोई भी कोर्ट किसी क्रेडिटर के या फिर देनदार के राइट्स को नहीं रिकॉग्नाइज करेगी सोली ऑन द ग्राउंड ऑफ पायस ऑब्लिगेशन अंडर हिंदू लॉ। पायस ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है कि यदि पिता ने उधार लिया है तो उनके बेटे या बेटी को उस उधार को चुकता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस बारे में ये कहा गया है कि सिर्फ पायस ऑब्लिगेशन के ग्राउंड पे कोई भी कोर्ट किसी भी क्रेडिटर को रिकवरी की राइट नहीं दे देगी, लेकिन ये प्रोविजन तभी अप्लाई होगा जब 2005 के बाद उधार लिया गया हो। आगे इसी चीज को क्लैरिफाई करते हुए ये कहा गया है कि यदि कोई डेट 2005 के अमेंडमेंट से पहले ली गई है तो सबसेक्शन 4 में दी गई चीजें इनमें से किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं करेंगी। इसमें पहला है राइट ऑफ द क्रेडिटर टू प्रोसीड अगेंस्ट द सन। इसके बाद यदि उस डेट को पूरा करने के लिए प्रॉपर्टी में से सन या फिर डॉटर का एलियनेशन हो गया है, यानी कि बेदखली हो गई है, तो उस बेदखली को उसी तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा जैसे कि 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से पहले एनफोर्स किया जाता। फिर आगे एक्सप्लेनेशन में ये क्लैरिटी दी गई है कि जो क्लॉज ए में सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ये जितने भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनकी मीनिंग वही होगी जो कि अमेंडमेंट एक्ट 2005 के पहले थी। फिर लास्ट में ये कहा गया है कि इस सेक्शन में कोई भी चीज ऐसे पार्टीशन पे नहीं अप्लाई होगी जो कि 20 दिसंबर 2004 से पहले इफेक्ट में लाया जा चुका है। अब ये क्लॉज उन्हीं पार्टीशंस पे अप्लाई होगा जो कि एक रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड के थ्रू किया गया हो अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। साथ ही साथ जहां पर कोर्ट ने पार्टीशन कराया हो वहां पर भी क्लॉज 5 अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं डिसीजन की। यहाँ पर सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 6 है उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब कि जब से अमेंडमेंट आया है उसके बाद की चीजों पे लागू होगा। प्रोस्पेक्टिव का अपोजिट रेट्रोस्पेक्टिव होता है, यानी कि जब से एक्ट या फिर प्रोविजन आया उसके पहले के मामलों में भी यदि एक्ट या फिर अमेंडमेंट के प्रोविजंस लागू होते हैं तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि डॉटर के पास भी वही कोपासनरी राइट्स होंगी जो कि एक सन को होती हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेविंग्स एज प्रोवाइडेड, मतलब यदि 20 दिसंबर 2004 के पहले एलियनेशन, पार्टीशन या फिर टेस्टिमेंट्री डिस्पोजिशन नहीं हुआ है तो डॉटर अपनी राइट्स को क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 6। कुल मिलाकर ये मतलब है कि 20 दिसंबर 2004 के बाद अगर ये चीजें हुई हैं तो वहां पर डॉटर अपनी राइट को क्लेम कर सकती है, लेकिन अगर इस डेट के पहले हुई है तो नहीं कर सकती। आगे कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कोपासनरी राइट्स बाय बर्थ होती हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि फादर कोपासनर जिंदा हो ऑन 9 सितंबर 2005, और ऐसे केस में बेटियों को उनका शेयर देना होगा इन इक्वल कोपासनरी राइट्स एज दैट ऑफ द सन इन रिगार्ड्स टू जो भी प्रोसीडिंग्स फाइनल डिक्री या फिर अपील के लिए लगी हैं। लास्ट में कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि प्ली ऑफ ओरल पार्टीशन यानी कि मुंह जबानी पार्टीशन इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता इन द लाइट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6(5), क्योंकि इस प्रोविजन के हिसाब से डीड ऑफ पार्टीशन ड्यूली रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर दी रजिस्ट्रेशंस एक्ट, या फिर इस विषय में कोई डिक्री पास की गई हो कोर्ट के द्वारा, और या फिर जो ओरल पार्टीशन है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स से सपोर्टेड हो। और इन्हीं सब बेसिस पे कोर्ट ने प्रेजेंट केस में ये बोला कि पार्टीशन की प्ली जो कि ओरल एविडेंस पे ही बेस्ड हो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।